नमस्कार साथियों। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। जीएसटी की नई दरें रोज़मर्रा की वस्तुओं पे कम हो गई हैं या निम्न हो गई हैं या फिर खत्म ही हो गई हैं, जिससे जनता को इसका सीधा लाभ तो मिलेगा। आगे हम जानेंगे कि जीएसटी में क्या कटौती की गई है, इसे कितने स्लैब में रखा गया है। मैं हूं नयन बघेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। आगे हम बढ़ते हैं। जीएसटी जीएसटी की दरें, जो न्यू जेन जीएसटी है, जिसे सरकार रिप्रेजेंट कर रही है न्यू जेन जीएसटी के रूप में, वह सरकार ने आज लागू कर दिया है। सरकार द्वारा लागू की गई इस जीएसटी में दूध, बटर, बहुत से रोजमर्रा के जो सामान है, टूथपेस्ट, ब्रश आदि सारे में या तो जीएसटी खत्म कर दिया गया है या तो 5% कर दिया गया है। स्टेशनरी में भी जीएसटी समाप्त कर दिया गया है, जो कि इसके पहले संभवतः 12% के समथिंग लगता था, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सरकार के द्वारा यह निर्णय आज 8 वर्षों बाद लिया गया। यह प्रश्न बनता है कि सरकार ने 8 वर्षों से यह निर्णय क्यों नहीं लिए, ये सुधार क्यों नहीं किए? ये सुधार तो कब के हो जाने थे, जब हम कोविड में थे, जब हम रिसेशन में चल रहे थे या जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं जा रही थी, तब हम ये सुधार कर सकते थे। लेकिन हमने आज सुधार किया। ठीक है, खैर जब जागे तब सवेरा। लेकिन 58 लाख करोड़ की वसूली के बाद प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम आपको 2.5 लाख करोड़ की छूट दे रहे हैं, जीएसटी दरों में या फिर टैक्सेस में छूट दे रहे हैं। तो ये कहाँ के तक की अच्छी बात है। साथ-साथ यह भी है कि जीएसटी की अब जो दरें हैं, वो 4 स्लैब वाली हैं, जिसमें 5% और 12% की। इसके पहले ये 4 स्लैब की थी। अब जो है 2 स्लैब की है, इसके पहले 4 स्लैब की दरें थी, जो कि देश के लिए बहुत अच्छी बात है। कल प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में ये कहा कि जीएसटी दरें, जो कि नेक्स्ट जेन जीएसटी है, कल से लागू होने वाला है। मैं आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ-साथ उन्होंने कहा कि जीएसटी का लाभ हर किसी को मिले, इसके लिए मैं अपील करता हूँ कि जो व्यापारी वर्ग है, जो कंपनियाँ हैं, वह जीएसटी का लाभ सीधे जनता को दें। लेकिन लाखों करोड़ों की वसूली के बाद इस प्रकार की चर्चा जो कल की गई, वह कहाँ तक प्रशंसनीय है, यह बात सोचने की बात है। साथ-साथ हम ये जानें कि जीएसटी में राहत तो मिली है, लेकिन इसका ज़मीनी स्तर पे कितना अच्छा प्रयोग किया जा रहा है या फिर कितनी अच्छी राहत मिल पा रही है, ये देखने की बात है। आज संभवतः बहुत सी सरकारें संभवतः निगरानी तंत्र स्थापित तो किए हैं, लेकिन देखते हैं कि अब वो कितना अच्छा काम करते हैं। जीएसटी आवश्यक टैक्स तो है कि जिसे बहुत से टैक्सों की जगह लाया गया, लेकिन उसकी जो दरें उस समय रखी गईं, वो बहुत कठिन थी या फिर जनता के लिए बोझ थी, कह सकते हैं हम। लेकिन इसका विरोध ना तो राज्यों ने किया, ना केंद्र किसी प्रकार से इसमें ढील दिया। उस समय तो ये अपने अनुसार ही लागू करवा दी गई, लेकिन अब इसमें परिवर्तन जनता के लिए राहत भरी खबर है। आगे हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ दिन पूर्व निर्णय लिया, वो मतलब जो एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पूर्व खारिज कर दिया। यह खारिज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई की पीठ ने किया। इसमें उन्होंने कहा कि जाओ अपने ही भगवान से कह दो कि वह अपनी मूर्ति पूर्ण कर ले या पूर्ण तरीके से बना ले। ये कहाँ तक का अच्छा कथन है? यह बहुल्य वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कथन मुख्य न्यायाधीश ने उस याचिका को खारिज करते वक्त कहा, जो खजुराहो जवारी विष्णु मंदिर की संबंधित थी। उसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित है, जिसपे पुनर्निर्माण या फिर कुछ हद तक निर्माण करके उसे अच्छा बनाया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर इस प्रकार के वक्तव्य दिए। हालांकि उसे खारिज तो किया जा सकता था, लेकिन कुछ अच्छे प्रावधानों का हवाला देते हुए भी खारिज किया जा सकता था कि भाई एएसआई और केंद्र सरकार, साथ साथ ही यूनेस्को का मामला है, तो इसमें हम किसी प्रकार का कोई सहायता या किसी प्रकार कोई निर्णय नहीं दे सकते, ये हमारे क्षेत्र में ही नहीं आता है। और एएसआई ये प्रावधान नहीं कहते कि उसे निर्मित किया जाए या फिर वहां पे निर्माण कार्य किया जाए। उसे सिर्फ संरक्षण का कार्य है, ना कि निर्माण का। अतः सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से दलील दी जानी चाहिए थी, लेकिन वहां पे जिस तरीके का वक्तव्य दिया गया, वह संपूर्ण बहुल्य वर्ग को की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। साथ साथ आगे जो न्यायपालिका पे एक विश्वास है, सामान्य जन का रहता है, उस पे भी कुछ हद तक कमी देखने को शायद हम संभवतः मिल सकती है। चीफ जस्टिस साहब का इस प्रकार का वक्तव्य बहुत ही सोचनीय विषय है कि इतने बड़े
पद में होने के बाद आप इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में बहुत खराब या फिर कह लें कि मध्यम बहुत हद तक असर कर सकता है। ऐसे वक्तव्य को देने से सुप्रीम कोर्ट को भी बचना चाहिए। लेकिन सीधा-सीधा इस प्रकार का वक्तव्य सोचनीय है। आगे हम खबर जानते हैं कि जो H-1B वीज़ा है, उसके विषय में। H-1B वीज़ा मुख्यतः यह जो वीज़ा है, यह नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा अपनी कंपनियों को विदेशी प्रोफेशनल्स को काम पे रखने के लिए दिया जाता है। ये वीज़ा खासकर जो है स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं उनके लिए, आईटी के लिए, इंजीनियर्स के लिए, फाइनेंस, आर्किटेक्ट, इन चीज़ों के लिए दिया जाता है। सीधे सरल ढंग से कहा जाए तो यह अमेरिकी कंपनियों को टैलेंट उपलब्ध कराता है। अमेरिका में जो टैलेंट नहीं है यह उसे बाहरी देशों से उपलब्ध कराता है सरलतम रूप से। हम जानते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई जैसी दिग्गज कंपनियों में बहुत से भारतीय या बहुत से अन्य देशों के लोग काम करते हैं, जिसका लाभ सीधे-सीधे अमेरिका या अमेरिकी कंपनियों को होता है। लेकिन उसके बाद इस प्रकार का निर्णय बहुत ही शोचनीय है कि भैया इस प्रकार का निर्णय क्यों लिया गया है। हालाँकि इसके शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। इसके शुल्क में वृद्धि से ही नियोक्ताओं को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो 88,000 शुल्क अभी H-1B वीज़ा का लिया जाता था, अब उसे 8 लाख कर दिया गया है, जो कि किसी भी नियोक्ता के लिए बहुत ज़्यादा रकम है। देखने की बात है कि आगे नियोक्ता क्या करते हैं। उम्मीदवारों के पास स्पेशलाइज़ इसके लिए शर्तें क्या होती हैं यदि हम जानें, तो या तो उम्मीदवार के पास कोई स्पेशलाइज़्ड डिग्री हो या फिर कोई उसके ऊपर की कोई क्वालिफ़िकेशन हो, तो उसे नियोक्ता नियुक्त करता है। नियोक्ता को यह साबित करना होता है कि उसके पास या अपने देश में इस प्रकार का कोई टैलेंट नहीं है, जो वह बाहर से लेके आ रहा है। नियोक्ता ही उसकी स्पॉन्सरशिप अर्थात जो जितना भी खर्चा होता है, वह नियोक्ता ही करता है। इसकी जो शुरुआती अवधि रहती है वो 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष तक की रहती है। 6 साल इसके बाद ज़्यादा रहना चाहें तो ग्रीन कार्ड या अन्य तरह के वीज़ा स्टेटस में इसे कन्वर्ट कराना पड़ता है। H-1B वीज़ा ये लॉटरी सिस्टम द्वारा दिया जाता है। अमेरिकी सरकार हर साल एक फिक्स्ड इसकी संख्या निश्चित करती है कि हमें इतने हज़ार या इतने समथिंग वीज़ा लोगों को या फिर नियोक्ताओं को उपलब्ध कराने हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 85,000 के लगभग है, जिसमें 65,000 सामान्य है और बचे जो 20-25 हज़ार हैं वो उन स्पेशलाइज या मास्टर डिग्री के लिए मास्टर डिग्री या उससे अधिक योग्यताओं वालों के लिए निर्धारित की जाती है। यदि हम इसका प्रभाव भारत की बात करें तो भारत में H-1 वीज़ा का प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और संभवतः नकारात्मक यदि रूप में बात करें तो यह मुख्यतः भैया ये है कि रोजगार आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार है, क्योंकि आप इससे अपने देश में ही बहुत सी टेक कंपनियां खड़ी कर सकते हैं। यह आपके लिए अवसर है। संभवतः यह है कि भारतीय सरकार भी इन जो टैलेंटेड छात्र हैं या उम्मीदवार हैं उनकी सहायता करे तो ये बहुत ही अच्छा कदम रहेगा। मुख्यतः हम भी अच्छा एआई, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छा एक डेटा सेंटर, यूट्यूब, मेल बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन ब्रेन ड्रेन के अभाव में ये कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम खुद अपना मैप, अपनी यूट्यूब या फिर अपना पूरा इकोसिस्टम जो सोशल इकोसिस्टम है, जो कि संभवतः अभी ऐप्स के माध्यम से चल रहा है, उसको डेवलप करें। इससे हमारे देश के रेवेन्यू में बड़ी बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ देश के युवाओं को देश में ही रोजगार मिलेगा। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री सरकार मुख्यतः आत्मनिर्भर भारत पे इतना जोर दे रही है, यह भी एक पहलू इसका हो सकता है। हमें इसी रूप में इसे देखना चाहिए, ना कि इस रूप में कि हमसे किसी प्रकार का रोजगार छीन लिया गया है। आपदा ही अवसर है, यही जानते हुए इसमें आगे कार्य किया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि H-1 वीज़ा से अच्छा हमारे देश में ही आप कार्य करें और आपको सारी सुविधाएं यहीं मुहैया कराई जाएंगी, जिससे देश का विकास हो। साथ ही हम इस टैलेंट को और प्रसार कर सकते हैं, हम इसे और बढ़ा सकते हैं, हम ऐसे और टैलेंटेड लोगों को पैदा या बना सकते हैं।
यह हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, ना कि निराशाजनक। आप सभी से निवेदन है कि जो भी न्यूज़ अच्छी लगी हो, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद।